Hello students, good evening to all of you. I hope you all are very fine. As I promised you to start for science chapter, chemistry, chapter 1st, 10th class, chemical reactions and equations. My dear students, I know very well that you face very much problem in chemical reactions and equations. प्यारे बच्चों, इस बात का एहसास बहुत अच्छे से सभी विज्ञान के टीचर को होता है कि आपको केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में कुछ परेशानी महसूस होती है। लेकिन अगर आप बेस पर जाएं, अगर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सिंबल, पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक बातें अगर आपको पता हैं तो आपको एग्जैक्टली इसमें समस्या नहीं होने वाली। यस, नाउ कम टू द टॉपिक, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द पार्ट केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या है? यू नो, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल। तो what is chemical? Physical, the outer structure, it means the physical thing, सामने जो दिखने वाली चीज है, रूप, रंग, गुण, ये फिजिकल हो गया। केमिकल क्या है? एग्जैक्टली द इनर वर्ल्ड थिंग, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो उसमें कंपोजिशन है, उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशंस हैं, किससे बना है, कुछ चीजें मिला दें तो उसके बाद क्या बन जाता है, यही हम केमिकल रिएक्शंस में जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस में हम कुछ केमिकल फार्मूले के बारे में जानेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। हम देखते हैं और अगर इस नट सेल पर गौर करें तो आपको टॉपिक वाइज धीरे धीरे लेकर के चलते हैं जिससे आप समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को हम गौर से देखें तो केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। आपको बिल्कुल पता है फॉर्म होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में। न्यू प्रॉपर्टीज भी आ जाती है उस प्रोडक्ट में, हाँ बिल्कुल आ जाती है न्यू प्रॉपर्टी। तो जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज से जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती है, इसे बनने के लिए एक जब हम रिएक्शन को सिंबॉलिक शो करते हैं प्रतीकों के रूप में, सिंबल्स के रूप में, तो जो सिंबल के एरो के इस तरफ होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्शन में भाग ले रहे होते हैं उसे हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। वो कम से कम दो होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट दो तो जरूर होंगे क्योंकि उन्हें मिलना है, कंबाइन करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो एटलीस्ट दो होंगे। तो 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स होंगे और वो फॉर्म करके बहुत सारी टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, उनकी विधियों से बाद में हमें एक प्रोडक्ट मिलेगा और वो प्रोडक्ट निश्चित रूप से न्यू होगा, उसकी अलग प्रॉपर्टी होगी, उसका अलग कलर होगा, उसका टेक्सचर अलग होगा, उसका कॉम्बिनेशन अलग होगा, यानी इंटायरली डिफरेंट थिंग हमें मिलेगी, न्यू थिंग हमें मिलेगा। प्यारे बच्चों, यही है केमिकल रिएक्शन। अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें केमिकल रिएक्शन की, उन्हीं बातों को यहाँ पे नोटिफाई किया गया है। तो अगर हम आइडेंटिफिकेशन से देखें, उन्हीं पहचान के देखें कि कैसे क्या हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, तो हम देखते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट को आप कैसे समझेंगे? स्टेट यू नो वेरी वेल, वैसे तो आपने अभी 3 स्टेट पढ़ा होगा, आपकी पिछली बुक्स में भी और 2 स्टेट दिए थे, तो 5 स्टेट पढ़ा है। कौन कौन सा आप बताएं? यस, यस सॉलिड, वेरी गुड, यस लिक्विड, गैस, और 2 और आपको बताने हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं लेकिन आप लिख के बताइए। तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट यानी उनकी जो स्टेट है, सॉलिड में है तो लिक्विड, लिक्विड में है तो गैस, इस तरीके से उनकी जो स्टेट फॉर्म है वो चेंज हो जाती है। उनमें जो चेंज ऑफ कलर है, उनमें कलर का भी चेंज हो जाता है।
कलर का चेंज होना भी एक केमिकल चेंज होने का साइन है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई अगर सॉलिड है, हीट कर रहे हैं या रिएक्शन कर रहे हैं तो उसमें से गैस भी इवॉल्व हो सकती है, निकल सकती है। तो जब गैस निकलेगी तो निश्चित रूप से कोई ना कोई उसमें से प्रोडक्ट निकलेगा और नया प्रोडक्ट उसमें फॉर्म होगा, तो होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। फिर अगर बात करें हम चेंज इन टेम्परेचर, जब भी रिएक्शंस होते हैं तो उस रिएक्शन के फलस्वरूप, रिएक्शन के ड्यूरिंग में जो उनका टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है। या तो वो एक्सोथर्मिक होंगे या वो एंडोथर्मिक होंगे, या वो एनर्जी लेंगे या एनर्जी को निकालेंगे। एनर्जी निकालते हैं तो एक्सोथर्मिक, एनर्जी को उन्हें चाहिए रिएक्शन के लिए हीट करना पड़े तो एंडोथर्मिक। यस, समझ रहे हैं? हेलो, आप समझ रहे हैं? तो अगर वो टेम्परेचर इवॉल्व करेंगे तो एक्सोथर्मिक, अगर इन्वॉल्व करेंगे तो एंडोथर्मिक। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कई बार रिएक्शंस होते हैं घर पर, आपने ज्यादा कुछ नहीं तो आपने मिल्क तो देखा ही है। आपकी मम्मी एक बार गर्मियों में दूध उबाल कर भूल गई, वन बॉयल या कई बार नहीं उबाला, आपका दूध नीचे बैठ जाता है। तो इतना आप समझ लें कि वो जो बैठ गया, हालांकि वो प्रोसेस दूसरा है, लेकिन उसमें जो नीचे बैठ जाता है उससे आप समझ सकते हैं कि जो नीचे जाके कंडेंसेंट बैठ जाता है उसी को हम प्रेसिपिटेट कह देते हैं। यानी नीचे कोई चीज अवक्षेप के रूप में, सॉलिड के रूप में बैठ जाता है, रिएक्शंस के बाद में लिक्विड पार्ट ऊपर रह जाए, सॉलिड पार्ट नीचे बैठ जाए, तो जो नीचे बैठा हुआ पार्ट है वही कहलाता है प्रेसिपिटेट। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो प्रेसिपिटेट का भी फॉर्मेशन हो सकता है। यानी इतनी आइडेंटिफिकेशन है जिनके माध्यम से हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर कर सकते हैं। फिजिकल चेंज में आप अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी नहीं होता, आपने किताबों को मरोड़ दिया, किताब पहले स्क्वायर में थी आपने रेक्टेंगुलर कर दिया, आपने उसे ट्रायंगुलर बना दिया, आपने उसे राउंड शेप बना दिया, तो दैट इज ऑल द फिजिकल चेंज। उससे केवल डिफॉर्मेशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन नहीं हो रहा है, उसका फॉर्म चेंज हो रहा है, वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, उसके अंदर कुछ भी टूट या बन नहीं रहा है। एग्जैक्टली आप समझ गए होंगे। बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की, क्योंकि आपका सेकंड पार्ट है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब अगर हम केमिकल इक्वेशन की बात करें तो जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिनकी वजह से न्यू प्रोडक्ट, न्यू सब्सटेंस, न्यू प्रॉपर्टीज गेन करता है, रिएक्टेंट्स, जब 2 रिएक्टेंट्स, 3 रिएक्टेंट्स, 4 रिएक्टेंट्स मिलते हैं तो 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट, 1 या 1 से अधिक प्रोडक्ट, ये जब फॉर्म होते हैं तो उनके लिए एक सिंबॉलिक, उसको शो करने के लिए, रिएक्शन को शो करने के लिए, रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या होगा, ये रिएक्शन हुई कैसे होगी, उसे बोर्ड पर सिंबॉलिकली दिखाने के लिए, प्रतीक के रूप में दिखाने के लिए हमें एग्जैक्टली कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है। केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए आपको चाहिए सिंबल्स। सिंबल कैसे? जो सिंबल आपने पढ़ रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना? तो जो सिंबल्स आपने पढ़ रखे हैं वही सिंबल आपको फार्मूले के रूप में लिखने होते हैं। तो जो फार्मूला है, अब एक तो आप लिख नहीं रहे हैं, एक से रिएक्शन होगी नहीं, रिएक्टेंट्स होंगे, मोर देन 1 रिएक्टेंट्स होगा, मोर देन 1 रिएक्टेंट होगा। जब मोर देन 1 रिएक्टेंट होगा तो वही जो फार्मूला कहा जाता है उसे हम बोल देंगे फार्मूली। क्या बोल देंगे? फार्मूली। फार्मूला का प्लूरल हो गया फार्मूली। तो फार्मूले हमने उसमें अप्लाई करेंगे, सिंबल्स होगा, और तब जो सब्सटेंस होंगे उन्हीं को हम सिंबल्स के रूप में लिखेंगे, और उन्हीं का जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल के रूप में जब हम स्ट्रक्चर में व्यक्त करेंगे, उन्हें एक्सप्रेस करेंगे, तो इन्हीं के साथ में हमारी केमिकल रिएक्शंस दिखने लग जाती हैं, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने कहा 2 मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रही है। ध्यान दें,
मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ Mg लिखा है, यहाँ O2 लिखा है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलता है। आप अगर पीरियोडिक टेबल में 9th में पढ़े होंगे तो वहां पर आप जान पाए होंगे कि इसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी मिलके रहती है। अगर सिंगल ऑक्सीजन होगी तो उसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं, वो हाईली रिएक्टिव होती है। और वो O3 जो ओजोन है उसमें O3 से जब एक O निकलता है नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, लेकिन वो फिर जुड़ जाता है। तो इस तरीके से एक जो शील्डिंग इफेक्ट है वो हमें अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने में O3 का O2 प्लस O, तो जो O है ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है और हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हमेशा किस फॉर्म में मिलता है, O2 के रूप में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में। मैग्नीशियम, चूंकि मैग्नीशियम, जरा आप बताएं हमें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, यस शाबाश, यस 12, वेरी गुड। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। जब हम इसे केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इनका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो ये 2, 8 और 2 में टूट जाता है। यही जो 2 है ये निकालना चाहता है, तभी इसके ऊपर डबल पॉजिटिव यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है और ऑक्सीजन को, एक ऑक्सीजन को 2 ही चाहिए होती है, इसलिए यहां पर 2MgO का फॉर्मेशन होता है। अब अगर यहां आप गौर करें तो इक्वेशन में क्या आ गया, यहां भी 2Mg है, यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के फॉर्म में है। अब यहां से ऑक्सीजन ये इसके साथ में 2 शो हो रहा है, तो यहां भी 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, यहां भी 2 हैं, मैग्नीशियम के भी 2 हैं, मैग्नीशियम के भी यहां 2 हैं। अब आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट्स यहां 2 थे, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर के जो रिएक्टेंट्स हैं उन्होंने एक न्यू प्रोडक्ट बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब अगर यही अणुओं की संख्या अगर बराबर होती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूलर नंबर अगर बराबर होते हैं किसी भी रिएक्शन में, तो उसे ही हम बैलेंस्ड इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फिर से रिपीट करें, इसे ही हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अभी आपने देखा कि नंबर ऑफ एटम्स यहां के भी और इस तरफ के भी, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे। ध्यान दें फिर से, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बोथ साइड मस्ट बी इक्वल, तभी हम कह सकते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, ज्यादातर बच्चों को केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें केमिकल फार्मूले का पता नहीं होता, उन्हें कैसे कॉन्फ़िगर करके ये पॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा, एस ब्लॉक से है कि पी ब्लॉक से है, अगर ये कुछ बेसिक जानकारी नहीं होती है तो तभी दिक्कत आती है। आप इसलिए अगर आप लोग कहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए एक 15 मिनट की वीडियो अलग से बनाएंगे। आपको जैसी आवश्यकता हो प्यारे बच्चों वैसा करने की मैं कोशिश करूंगा। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, आपने देख लिया केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने की एक बेसिक बात कि हमें उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं उन्हें बराबर करना होगा दोनों साइड। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने तरीके से केमिकल रिएक्शन कंबाइन कर सकते हैं आपस में, इनकी भी कुछ बेसिक बातें अगर देख लें तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कुछ कंबाइन करेगा। क्या कंबाइन करेगा, रिएक्शन के थ्रू देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, ध्यान रखें सिंबल को भी आप सही सही लिखेंगे, ये नहीं कि C के बराबर में A बड़ा लिख दिया। CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है उसका H2O, यानी आप जानते हैं H2O, यस वाटर, वेरी गुड, वाटर से जो लिक्विड फॉर्म में ही होता है रिएक्शन के लिए,
उसका जब रिएक्शन कराते हैं तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, जो कि एक्वस फॉर्म में है। यानी जब हम केमिकल फार्मूले में एक्वस या L से लिक्विड, S से सॉलिड, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये AQ का मतलब है जब हाइड्रो कोई चीज बन जाता है, वाटर मिक्स हो जाता है, कोई जलीय माध्यम हो जाता है या लिक्विड का फॉर्म हो जाता है मीडियम, तो वहां पर हम एक्वस AQUAS एक्वस फॉर्म है ये, जिसको आप लाइम यानी चूना भी बोल देते हैं। और जब आप ध्यान रखो, आप घर पे भी आपने चूना भिगोया होगा तो उससे हीट जनरेट हुई होगी, और यही हीट जनरेट होना कहलाता है एक्सोथर्मिक। क्या कहलाता है? अभी आपको बात किए थे, यही हीट जनरेट होना, किसी रिएक्शन में हीट का बाहर आना। आपने घर पे चूना भिगोया होगा, बर्तन गर्म हो गया होगा, तो हीट जनरेट होती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एक्सोथर्मिक। क्लियर? नेक्स्ट आए, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, डिकम्पोज होना, कोई चीज का कंपोजिशन डी होना। जब भी कभी इंग्लिश में डी लगता है उसका मतलब डिसोसिएशन है, टूट रही है कोई चीज वहां से। तो डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे गौर करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का जब रिएक्शन होगा, ये जो ट्रायंगल सा बना है ये हीट का साइन है। ध्यान रखिएगा, जो ही ट्रायंगल आप देखें तो आप उसे समझ जाएं, रिएक्शन में ये हीट का साइन है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड बनाया, सॉलिड फॉर्म में है, और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म बनी इसमें और गैस के रूप में निकल गई। तो देख रहे हैं हम कि यहां से कैल्शियम कार्बोनेट से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जा रहा है गैस के रूप में, तो डिसोसिएट हो गया। अब क्या बच गया? CaCO3 को ध्यान से देखें तो एक ही कैल्शियम इधर, एक कैल्शियम इधर, O2 का एक O और CaO का एक O, यानी 3 ऑक्सीजन इधर भी हैं और 3 ऑक्सीजन इधर भी है। कार्बन एक, यानी रिएक्शन आपकी बैलेंस है। यस, तो यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, यानी डिसोसिएट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइम, अब अगर आप डिकम्पोजिशन को देखो तो 3 टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हो सकता है। कैसे हो सकता है? एक है थर्मल डिकम्पोजिशन। क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन, जो अभी आपने देखा कि आपने हीट किया और डिकम्पोज हो गया वो। दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस है। क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में हम जब कोई जलीय माध्यम में या लिक्विड फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं, तो ऐसे समय में जो उनके आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के एक डिसोसिएशन हो जाता है उनके बीच में, उन कंपाउंड्स में एक डिसोसिएशन हो जाता है। तो वाटर मॉलिक्यूल में, लिक्विड फॉर्म में जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसे हल्के में ना लें। यही फार्मूला बेस करके, इसी विधि को ध्यान में रखकर आगे आने वाले समय में हम लोग हाइड्रोजन से फ्यूल के रूप में हम लोग इसे, इसलिए आप इलेक्ट्रोलिसिस को भी जरूर जानें। ओके, फिर है फोटोलिसिस। देखिए, जहां भी लिसिस आ जाए, लिसिस का मतलब ही है कोई चीज को तोड़ना, गलाना भी हो सकता है लेकिन तोड़ना। और फोटो का मतलब लाइट है, तो जब कोई सनलाइट के इफेक्ट से चीजें तोड़ी जाती हैं, टूट जाती हैं रिएक्शंस में, तो उसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस। रिएक्शन पे गौर करें तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का यहाँ सन का सिंबल बना दिया है। जब हम इसे हीट करते हैं सनलाइट में, सिल्वर क्लोराइड को खुला छोड़ देते हैं तो उसमें से क्लोरीन बाहर निकल जाती है। क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में गैस के रूप में बाहर। नेक्स्ट देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अगर हम देखें, डिस्प्लेसमेंट यानी उसका प्लेस चेंज हो जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया?
आयरन जो कि सॉलिड फॉर्म में है, जब कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्शन करता है जो कि एक्वस फॉर्म में है यानी जलीय फॉर्म में है, तो इसका जो सल्फेट आयन है वो निकल करके आयरन के साथ में ऐड हो जाता है। तो ये हो गया फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर सॉलिड फॉर्म में अलग हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आया आपको? डिस्प्लेसमेंट को फिर से देख लें। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयरन के साथ जब कॉपर सल्फेट का रिएक्शन होता है तो सल्फेट आयन टूट करके आयरन के साथ जुड़ जाता है और कॉपर फ्री हो जाता है। कॉपर फ्री हो जाता है सॉलिड फॉर्म में और फेरस सल्फेट जो एक्वस सॉल्यूशन के रूप में हमें मिल जाता है। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहां पर आयरन अकेले था, इसके साथ में एक ही टूट के आ रहा था सल्फेट आयन, लेकिन अब यहां पर दो आयन टूटेंगे, नाइट्रेट और क्लोरीन। क्लोरीन जब इसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस फॉर्म बनेगा दोनों का, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन है इसमें नाइट्रेट अलग टूट जाएगा और क्लोराइड आयन अलग टूटेगा और ये एक दूसरे की प्लेस को चेंज कर देते हैं। ऐसे में हम अगर देखें तो इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एक्सचेंज ऑफ आयंस, यानी क्लोराइड आयन आकर के मिल जाएगा सिल्वर से और नाइट्रेट जो सिल्वर नाइट्रेट का नाइट्रेट आयन है ये जाकर के मिल जाएगा सोडियम से। तो इस तरीके से बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। अब आप जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो इसमें भी आप जान लें कि डिस्प्लेस करने में भी एक रिएक्टिविटी का ऑर्डर है कि कौन किसे डिस्प्लेस कर सकता है। प्यारे बच्चों ये भी एक छोटा सा टॉपिक होगा, अगर कहीं बीच में आता है तो उस पर डिस्कस होगा। छोटा वीडियो बनाने के उद्देश्य से तब भी बड़ा हुआ थोड़ा सा, आप सब इसे रिवाइज करेंगे। आशा है कि आप इससे कुछ सीख पाए होंगे और अभी हट जाएंगे हम थोड़ा सा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक आप सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि।